नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई है। जेपीएमसी की एचओडी रह चुकी हैं, कई खिताब अपने नाम कर चुकी हैं जैसे कि वॉइस ऑफ बरेली, ग्लिटरिंग आइज, बहुत सारी समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है मिसेस रूपाली गुप्ता। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। Hello everyone. First of all, I am very thankful to Bareilly Ki Awaaz to give me this beautiful opportunity to take the interview of well-known personality. As we all know that today's topic is वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं शिक्षा का भविष्य। ड्यू टू दिस पैंडेमिक शिक्षा बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही है बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हो, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रही हैं बच्चों को। सो हमें एजुकेशन ऐसी करनी चाहिए, उसमें ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हमें दोनों ही जो साइड्स हैं कॉइन के वो देखने चाहिए। एवरी कॉइन हैव अ टू साइड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो इन दैट केस हमको अगर अपने बच्चों को सक्सेस का मीनिंग बताना है, साथ साथ हमें अपने छात्रों को फेलियर का भी मीनिंग बताना है कि लाइक इन केस अगर आप सक्सेस पा रहे हो तो आपको क्या आगे जाके करना है, बट इन केस आपकी एमएनसी डाउन हो रही है, आपकी जॉब छूट रही है, आप कहीं पे सफ़र कर रहे हो, इन दैट टाइम आपको क्या करना है, तो फेलियर में आपको कैसे सक्सेस करना है ये भी शिक्षा में हमको उन्हें बताना चाहिए। मैं रूपाली गुप्ता बरेली की आवाज़ की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ संघर्ष की गाथा, जिनका नाम है डॉक्टर डीसी वर्मा जी। विधायक एमएलए हैं मीरगंज से, वेटनरी डॉक्टर भी हैं आप, और समाज सेवी जनप्रतिनिधि भी हैं। मैं रूपाली गुप्ता आपकी आवाज़ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक संघर्ष की गाथा का नाम है डॉक्टर डीसी वर्मा, जो कि विधायक हैं हमारे मीरगंज से, वेटनरी डॉक्टर भी हैं, आप एक समाज सेवी हैं और एक जनप्रतिनिधि भी हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये जो बच्चन जी की लाइन है आपके बारे में बिल्कुल ही सत्य कही गई हैं। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर चरणपाल सिंह जी का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सोपीस पब्लिक स्कूल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली की आवाज़ में। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ कुछ शिक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं जो कि नंदा जी आपसे पूछना चाहेंगी। नंदा जी, आपका क्वेश्चन सर के लिए। सर, शिक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं, मगर जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरी एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। आप इस पर क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, निश्चित तौर पर आपने कहा जब बेटी हमारी शिक्षित होती है तो दो परिवार डायरेक्ट शिक्षित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटे को शिक्षित करने से, चाहे हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर हम शिक्षित नहीं कर पाते हैं तो हम उस बच्चे का समाज में और उसका खुद का भविष्य अंधकार में चला जाता है। शिक्षा की बदौलत एक शिक्षा विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी बांटा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कोई भी संपत्ति हो भाई बहन में बंटती है, भाई भाइयों में बंटती है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा हमारा अमूल्य धन है, इसको कभी बांटा नहीं जा सकता, इसको बिखेरा जाता है, अर्जित और पूरी ज़िंदगी अर्जित करते हैं, पूरी लाइफ अर्जित करते हैं। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, कोई एज नहीं होती है। हम लोग पूरी लाइफ लगातार सीखने का काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे बिजनेसमैन हों, जो भी हैं, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा सीखने का काम करते हैं और हर कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सिखाने का काम करता है। और आपने देखा होगा, हम अगर पुराने इतिहास को भी देखें, 1871 में हमारे देश में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 1871 में एक सत्य शोधक समाज नामक पुस्तक का उस समय प्रकाशन किया था 1871 में, और उसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में लिखा था। जिस समय शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में अंधकार था, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में विद्यालय नहीं थे, क्योंकि 1851 में हमारे देश को पहला बालिका विद्यालय सावित्रीबाई फुले ने खोलने का काम किया था। उससे पहले हमारे देश में जब आताताइयों ने हमारे देश में आक्रमण किया और हमारे देश के
जो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को खत्म करने का काम किया। लगभग 500 साल, 400-500 साल हमारे देश में कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं रही, हमारे देश में विद्यालय काम नहीं किए। लेकिन 1871 में सत्यशोधक समाज पुस्तक में उस समय लिखा था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, इतने अनर्थ एक अविद्या करती है। और आप विद्या के क्षेत्र में आप देखिए, जिनका ऊपर सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि ऊपर कोई न कोई बैठा हो तभी आदमी आगे बढ़ता है। अगर हम अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण लें, जिन्होंने गरीबी में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर शिक्षा ग्रहण की, इस देश के मिसाइल मैन के साथ साथ हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रथम देश के नागरिक के रूप में पहुंचे। उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, केवल हाथ किसका था? विद्या का। अकेले विद्या ने उन्हें हमारे देश के शिखर पर पहुंचाने का काम किया। तो विद्या के बगैर कुछ भी नहीं है। एक गांव का, देहात का बालक अगर विद्या अर्जित करके वो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनता है, तब वो समाज में को नई दिशा देने का काम करता है। और इसी प्रकार चाहे गरीब घर का बच्चा हो, आपने बेटा और बेटी की बात की, चाहे हमारा बेटा हो या बेटी हो, हमें शिक्षा अनिवार्य रूप से दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। हमें बेटा और बेटी में शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी मिस्टर चरणपाल सिंह जी से कि सर ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेल्योर बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस टाइप की शिक्षा बच्चों को लेना चाहिए कि अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो उन्हें मल्टीटास्कर होना चाहिए, कोई एक ही लाइन चूज़ करना चाहिए कि ये कोविड जैसी सिचुएशन अगर कभी होती है तो बच्चे इजीली उसको फेस कर पाएँ? कोविड के टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस ही सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि क्लासेस अगर रेगुलर लेते रहे तो मेरे ख्याल से रेवोल्यूशन भी आया एक तरीके से। हम सोचें कि एजुकेशन में बिल्कुल चेंज आया है, टाइम सेव हो रहा है सर, टाइम सेव हो रहा है, कहना मतलब। बाकी हाँ, जरूर बच्चों को जरूर परेशानी हो रही है कि ये चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए, पर इस चीज़ का नेक्स्ट फ्यूचर ही मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा आ जाएंगी कंपेयर करेंगे अगर हम दूसरे से, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगे। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। बहुत ही सुंदर जवाब सर आपका। सर अगर आप एक दिन के लिए मैजिशियन बन जाते हैं, आपके पास कोई सुपर पावर आ जाती है, तो आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं हमारे भारत में कि ये चेंज बहुत रिक्वायर्ड है और इसे करना चाहिए? आपने जो क्वेश्चन किया है, इसको बखूबी हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पहले आपने शिक्षा की बात की थी, वो भी जिस समय बेसिक एजुकेशन ले रहे थे, बेसिक शिक्षा में थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय वो भी अपने पिताजी के साथ, अपने परिवार के भाइयों के साथ प्लेटफार्म पर किस प्रकार उन्होंने चाय बेचने का काम किया, किस तरीके से उन्होंने मेहनत करते करते शिक्षा ग्रहण की। और आज शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत, मेहनत करने के उपरांत, आज वो हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के रूप में हम लोगों के बीच में हैं। और आज केवल वो भारत के गौरव नहीं है, आज दुनिया उनका लोहा मानती है। और हमारे देश के लिए वो हमेशा यही कहते हैं कि जैसे हम पहले थे, जब हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय काम करते थे, उस समय हम सोने की चिड़िया थे, दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहता था, मानता था और थे, और हम दुनिया के विश्व गुरु के रूप में भी जाने जाते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम अपने देश के नौजवान भाइयों को शिक्षित करके आगे बढ़ाएंगे, तो फिर से ये भारत हमारा सोने की चिड़िया भी बनेगा और फिर से विश्व गुरु के रूप में भी जाना जाएगा। जी, बहुत अच्छा। सर मैं जानना चाहूँगी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर शिक्षा का भविष्य कैसा होना चाहिए? जो हमारा वर्तमान सिनेरियो चल रहा है, इस समय शिक्षा का भविष्य कैसा होना चाहिए? जैसे सर लॉकडाउन है, ऑफलाइन पढ़ाई हमारी जो स्कूल बच्चे जाते थे 2 साल से बंद हैं और अभी सब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन पर बच्चों का क्या भविष्य होगा? किस तरीके से क्या वही चीज़ उनको घर पे मिल पा रही है जो भी स्कूल में मिल रही थी? उनका प्लेग्राउंड, उनका स्कूल
और उनके फ्रेंड्स सब कुछ बंद हो चुका है, तो क्या वो चीज़ जो स्कूल में मिलती थी वो अब घर में मिल पाएगी या नहीं? निश्चित तौर पर ये जो वैश्विक महामारी हमारे पूरे विश्व को जिसने हिला कर रख दिया, कोरोना रूप की महामारी ने, हम लोग फर्स्ट फेज झेले, दूसरी फेज झेले, जी। तीसरी फेज फिर आने के अनुमान में हम लोग पूरी तरीके से तैयारी में, हमारी पूरी दोनों सरकारें, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है। ऊपर वाला न करे हमारी तीसरी लहर आए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उसकी रोकथाम के लिए लगे हुए हैं। और आगे आने वाले समय में हमारी 2 फेज निकल गए, तीसरे फेज निकलने के बाद यदि आता है तो उम्मीद वैसे बहुत कम है। हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है और सावधानी के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। हम इसके बाद निश्चित तौर पर हमारे फिर से विद्यालय खुलेंगे, हमारे बच्चे फिर से विद्यालय में जाएंगे। और आप जो कह रहे हैं, विशेषकर उन बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो साइंस की शिक्षा ले रहे हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, जो मेडिकल की शिक्षा ले रहे हैं, इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि बगैर लैब के, बगैर बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं कर, जब तक प्रैक्टिकल बच्चों के सामने नहीं कराया जाएगा, हम उनको परफेक्ट डॉक्टर या परफेक्ट इंजीनियर या परफेक्ट टेक्निकल चीज़ों में ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो जब हमारे विद्यालय खुलेंगे उसके बाद निश्चित तौर पर ये जो समय चल रहा है, ये समय भी व्यतीत होगा और आगे चल के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा फिर से वही रूटीन में हम लोग पहुंच जाएं, जिससे हमारे बच्चों को नुकसान ना हो। इस समय वास्तव में हमारे बच्चे घर से जो शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा केवल थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं उनको हम दे पा रहे हैं, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन चूंकि हमें ज़िंदगी भी बचानी है और हमें आगे की योजनाएं भी बनाकर काम करना है, एक समय फिर वही आएगा, फिर हमारी जो लाइफ है वो फिर से पटरी पे आएगी, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर मुस्कुराएगा इंडिया। जी जी जी। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और ये पॉलिटिकल लाइफ, इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाते हैं? क्योंकि आप बहुत ही अच्छे सुने जाते हैं कि बहुत अच्छे से आप पॉलिटिकल लाइफ भी निभाते हैं अपनी और फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं, तो आप इसमें बैलेंस कैसे बनाते हैं? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। एक पॉलिटिशियन को अपने घर में मैनेज करके चलना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं सरकारी नौकरी में भी रहा, 8.5 साल एज ए वेटनरी ऑफिसर मैंने काम किया। मैं प्रशासनिक सर्विस में भी रहा और उसके बाद नौकरी छोड़कर दूसरे फील्ड में, राजनीतिक फील्ड में आना वास्तव में एक टिपिकल चैलेंज है, टिपिकल काम है। लेकिन ऊपर वाला जो करता है वो होता चला जाता है। मुझे भी नहीं पता था कब मैंने नौकरी ज्वाइन की, कब मैंने नौकरी छोड़ दी, कब मैं पॉलिटिक्स में आ गया। और आज बरेली वालों के, विशेषकर मीरगंज की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनके आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा में उन लोगों ने मुझे पहुँचाने का काम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ रही बैलेंस करने की बात, चूँकि हमारी पत्नी भी एमटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स से, प्रिंसिपल है पॉलिटेक्निक सीवीगंज में, तो हम लोगों में, और हम परिवार के 2 ही लोग यहाँ रहते हैं, बाकी हमारा पूरा परिवार गांव में, पीलीभीत गांव में रहता है। तो हम लोग यहाँ 2 लोग रहते हैं और बैलेंस कर कर चलते हैं। वो अपना नौकरी करती हैं और हम अपना राजनीति करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो सर, आपकी कोई पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इससे डिस्टर्ब तो नहीं होती? नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं होती। हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आज के टाइम पे एजुकेशन में क्या और चेंजेस होने चाहिए जो कि ज़रूरी है? आज के टाइम में तो खाली ऑनलाइन ही क्लासेस ही एक अल्टरनेटिव है और तो इसके अलावा कोई है नहीं। आपका चेंजेस बहुत आ जाएंगे क्योंकि लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की भी कुछ काफ़ी नॉलेज मिली है। हाँ जी, हाँ। पर लास्ट में हमें फिर से पुराने सिस्टम पे जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई फिजिकली फिट नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा, ना प्रैक्टिकल नॉलेजेस नहीं होगी। जी जी। मैं बरेली की आवाज़ की तरफ से आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।